बोलो। तो सबसे पहले हमने देखा था ना कि जो कार्बन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करता है, कोवैलेंट बनाता है, तो इसलिए क्योंकि जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के वो पास होता है, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये। कोवैलेंट। डायमंड हैज अ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट वैलेंस शेल, right? But in graphite crystal, each carbon atom is joined only 3 other carbon atoms by covalent bonds. So one electron is free, due to which it can conduct the electricity. Thus, 4th valence electron in each carbon atom is free in graphite to move. Therefore, it conducts the electricity. इसको आज बंद करता हूँ मैं. Due to this, graphite conducts electricity. This is clear to us? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Uses of diamond. It is used for making jewelry. It is used for making cutting tools. और किस चीज के लिए यूज होता है? Cutting grass, drilling oil. हाँ, वो तो कटिंग टूल में आ गया. कुछ और भी? रोड में? सर आप कह रहे हैं कि तोड़ने के लिए कुछ कह रहे हैं. अच्छा, वो ड्रिल वगैरह के लिए हो गया. मतलब आप कुछ कह रहे थे तोड़ने के लिए. ये भाई मस्त आंसर. कुछ कहा था आपने, क्या कहा था पता नहीं. सर हमने कहा था रोड में जब ड्रिल रोड्स बनानी है, जब पहाड़ों को काटना होता है, ड्रिल करनी है, उसके लिए मेट्रोज में ही पहले यूज होती थी. अब क्या किया है, नए एलॉयज बना दिए गए हैं जो कई टाइम स्ट्रॉन्गर है और वो यूज होते हैं, उसके ब्लेड यूज होते हैं. Diamond is used for making jewelry because of their extraordinary brilliance, which is due to the great ability to reflect and refract light. Reflect भी करता है, reflect भी करता है, जिसके कारण ये बहुत अच्छी brilliance देता है. It gives a shine. Diamond always shine during the light. अंधेरे में नहीं चमकता. याद रखना. Notice करना चाहिए. And sharp edge diamond are used by eye surgeons as a tool called keratome to remove cataract from eyes with a great precision. ठीक है, अब नहीं यूज होता तो लेजर यूज होने लग गया, बट पहले इसको यूज किया था. दिस इज अ काइंड ऑफ टूल व्हिच इज यूज्ड फॉर द कैटरेक्ट. कैटरेक्ट पता है क्या होता है? पर्दा है, पर्दा आंखों के आगे फॉगी लेयर हो जाती है, मकड़ी का जाला जैसा. वो होता था तभी तो लोग अंधे हो जाते थे. बहुत हाथ चाहिए. सोच वो कर रहा, फोन आ गया, वो है ना, इसलिए डॉक्टर फोन नहीं लेके जाते. पता चले कोई नस काटनी है, घंटी बजी, अरे यार. हाँ बोलो. कुछ किसने हैंड रेस किया था? ज्यादा बनता भी सीख गया. ओल्ड एज के कारण आपकी आईज में धीरे धीरे होता है. इट इज जनरली बेसिकली द डेड प्रोटीन्स एंड अदर थिंग्स व्हिच फॉर्म्स द लेयर इन फ्रंट ऑफ द आई लेंस. ये एज फैक्टर 60-65 प्लस के बाद लोगों में होता है जनरली. डायमंड कैन बी यूज्ड टू मेक आर्ट. अच्छा, आजकल एक आर्टिफिशियल डायमंड भी आता है, लैब में डायमंड, जो एक आपका जो डायमंड क्या कहते हैं उसको, जो बड़ा सा होता है. अरे जो ज्वेलरी में बड़ा लगता है, स्टोन नहीं, अरे नहीं, थोड़े बड़े को जो कहते हैं, जो जैसे रिंग में होता है, एंगेजमेंट रिंग में. एक तो छोटे छोटे दाने होते हैं, एक बड़ा सा होता है. तो कलरफुल होते हैं. नहीं, हाँ चलो मेरे को नाम नहीं याद आ रहा. अरे कहते हैं वो डायमंड का उसको, जो ओरिजिनल डायमंड 3 लाख का मिलता है. ठीक है, वो आर्टिफिशियल लैब का 50, 60, 70 हज़ार का, और बड़े से बड़ा ज्वेलरी उसको नहीं, सॉलिटेयर काइंड ऑफ ही होता है, सॉलिटेयर ही कहते हैं. तो जो बड़ा जो आर्टिफिशियल होता है वो 60-70 हज़ार का पड़ता है. एंड ब्रिलियंस, एक्यूरेसी, देखने में फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज सब सही. एंड आज की डेट में बहुत सारे ज्वेलर्स उसको ओरिजिनल डायमंड कहके बेच रहे हैं. इसलिए गवर्नमेंट ने रूल कर दिया कि डायमंड या गोल्ड आपको लैब्स टेस्ट करा के ही बेचना पड़ेगा. उसमें बताया होगा कि इट इज ए लैब ग्रोन डायमंड और जेन्युइन डायमंड. सो दीज डायमंड्स आर बीइंग ग्रोन इन द labs also when pure carbon is put at very high pressure and temperature, diamond is formed. It is called synthetic diamond and size of synthetic diamond is small. लेकिन धीरे धीरे कोशिश की जा रही है इसको और बड़ा करने की. Okay, uses of graphite. इलेक्ट्रोड्स में यूज हो सकता होगा. बीइंग सॉफ्ट, पाउडर ग्रेफाइट इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट फॉर द फास्ट मूविंग पार्ट ऑफ मशीनरी. पाउडर इसको लगा के मशीन्स के अंदर जो पार्ट में आप जा नहीं सकते वहां पे इसको क्या किया जाता है, इसको डाल दिया जाता है, जिससे वो पार्ट सॉफ्ट रहे आपस में. देखो जब मशीन्स के पार्ट मूव होते हैं ना, दे रब विद ईच अदर एंड ड्यू टू फ्रिक्शन दे व्हाट हैपन, लॉट ऑफ एनर्जी इज वेस्ट. जैसे कैरम में गीटी नहीं चल रही आपकी क्योंकि
फ्रिक्शन ज्यादा हो गया तो आप उसमें क्या डालते हैं पाउडर, जिससे सॉफ्ट होता है, आपकी ताकत कम लगती है और स्ट्राइकर आराम से घूमते घूमते स्लाइड करता है। सेम ये मशीन्स की ज्यादा एफिशिएंसी बनी रहे उसके अंदर क्या डाला जाता है लुब्रिकेंट। कारों के अंदर ये पाउडर लुब्रिकेंट डालते हैं, कारों के अंदर क्या डाला जाता है पता है ना, लिक्विड बाइक के अंदर लुब्रिकेंट ऑयल डालते हैं ना, सुना है कभी सर्विस में डलवाया हुआ। Since graphite is non-volatile, it is used for lubricating those machine parts which operate at very high temperature. ये वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर मशीन यूज होती है और वहाँ पे आप क्या कर देते हैं ग्रेफाइट, क्योंकि आग नहीं जल्दी वोलेटाइल नहीं, वोलेटाइल सब्सटेंस पता है क्या होता है, which catches fire easily, it do not catch fire easily. इनका जो क्योंकि they are bonded with a strong covalent bond, इनका बर्निंग पॉइंट क्या होता है स्ट्रॉन्ग ज्यादा होता है। Graphite is used as lubricant when mixed with other lubricants और lubricants से मिक्स करके। तो बेसिक यूज ग्रेफाइट का क्या है, हमें तो यही पता था पेंसिल में यूज होता है, सर बैटरीज हाँ बैटरीज में भी बैटरी में भी होता है, इलेक्ट्रोड्स में की तरह। Graphite is good conductor of electricity due to which graphite is used for making carbon electrodes in dry cells and electric cars. इलेक्ट्रोड्स पता है ना, वो दो रॉड्स होती है इलेक्ट्रोड, उसमें पढ़ा था भी इलेक्ट्रोलाइटिक में, राइट। And it is made name, अच्छा ये क्या आ गया, ओ नहीं क्या तो अच्छा। अब हम बात कर रहे हैं बस मिनिस्टर, आप देखो कुछ इस तरह से फुटबॉल की तरह, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 और ये वाली साइड देखो 1 2 3 4 5 6 भी होती है इसमें, 5 और 6 का होता है, पेंटागन और हेक्सागन होता है। Buckminster fluorine is an allotrope of carbon containing cluster of 60 carbon atoms joined together. यानी एक क्लस्टर के अंदर Buckminster fluorine का एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने कार्बन है 60, यानी इसका फॉर्मूला क्या है C60। What is it? C60. And formula of Buckminster fluorine is C60. Its shape can be resembled by a football which contains 60 carbon atoms, interlocking hexagonal and pentagonal. कुछ हेक्सागोनल रिंग्स है और अब कितनी है ये क्वेश्चन ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। इट हैज 20 हेक्सागन्स एंड 12 पेंटागन रिंग्स एंड इट मेक्स अ वन मॉलिक्यूल ऑफ बकमिनिस्टर फ्लोरीन, और ये नाम जिसने दिया था जिन्होंने इसको ढूंढा था बकमिनिस्टर फ्लोरीन। इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी? प्लीज समझ आ रहा है बच्चे? आरव यस सर। हाथ सीधे नहीं आपके, मैं कैमरा घुमा दूंगा आपकी तरफ, घुमाऊं, पैर मोड़, हाथ दूर रखो, हाथ तो हाथ यार तेरी हंसी मंगवाएगी तेरी, क्या कह रहा है, किस किस को लग रहा है नहीं हंस रहा, किस किस को लग रहा है हंस रहा है, बता दो नहीं तो पिटो। नोटिस किया? He is your friend, I know it, but is he doing the respect to the teacher? Is it the respect? More from my class. Give his back. Give his back. पापा आएंगे तो बात। I'm sorry. I'm not touching you. YouTube में लाइव हो, मैंने कुछ नहीं किया तुम्हें, but live YouTube में तुम्हें क्लास से। I'm sorry. Sorry. यार पहले हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं है, इनको ज्वाइन करें, परेशानी है इतनी हमारी जिंदगी में। Move out from my class with immediate effect. Move out. I'm going to count 5. 1. पापा आएंगे तो मेरी क्लास में एंट्री आएगी। नहीं, एक मॉलिक्यूल जो बकमिनिस्टर फ्लोरीन है उसके अंदर 60 है, और जो ज्वाइन कैसे हुए हैं 20 हेक्सागन्स है और 12 पेंटागन्स है, यानी ये फुटबॉल जो है ना ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल की शेप है। गॉट इट? डिफरेंस बिटवीन बकमिनिस्टर फ्लोरीन, डायमंड एंड ग्रेफाइट, इसके डिफरेंस हम सामने चार्ट बनाया हुआ उसको देख लेते हैं। यार मैं ना इसको मार दूंगा,
buckminster fluorine is dark solid at graphite का कलर डायमंड एंड ग्रेफाइट आर जाइंट मॉलिक्यूल्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ अनएंडिंग नेटवर्क ऑफ कम, यानी कि इसका मॉलिक्यूल जो है ना 60 में खत्म हो जाता है, लेकिन ग्रेफाइट और डायमंड का क्या है अनएंडिंग, कोई नंबर नहीं है, किसी में 10 भी हो सकते हैं, किसी में 1 लाख भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स साइज. But Buckminster fluorine is very small molecule made up of only 60 carbons. Diamond is extremely hard, graphite is soft, and Buckminster fluorine neither very hard nor very soft. यानी इसके बीच में डिफरेंस भी आ सकते हैं, क्वेश्चन हमें आने चाहिए. सही बकमिस्टर फ्लोरीन ऐसा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा नहीं. Okay. अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. छोटा टॉपिक है, इसको फिनिश करते हैं. The compounds of carbon are known as organic. मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूँ सारा. Other than carbon, most of the organic compounds contains hydrogen and many compounds contain oxygen or other. यानी कि organic compounds के अंदर जैसे हमने ग्लूकोज की बात की थी, क्या होता है उसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के अलावा और चीजें क्या क्या हो सकती है? नाइट्रोजन भी होती है, फास्फोरस भी होती है, पोटेशियम भी, जो मिनरल लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलते हैं कार्बन के साथ कंपाउंड फॉर्म करती है. Most of the organic compounds are of the carbon and hydrogen. याद रखना, ज्यादातर organic compounds किसके हैं? Compounds of hydrogen and carbon are known as hydrocarbon. क्या बोला था हमको? Hydrocarbon. Hydrocarbon means hydro means hydrogen and carbon means, हाथ सीधे रखिए, बिल्कुल सीधे, और it is okay? जैसे कि मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, ये अभी आप देखें, जैसे मीथेन HCH4, इथेन C2H6, इथीन C2H4. अभी आप नाम कंफ्यूज मत होना, 5 मिनट में सारे बनाने भी आ जाएंगे, फॉर्मूलाज भी आ जाएंगे जब हम इस टॉपिक पे आएंगे. दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट पार्ट. दिस नेमिंग इज द मोस्ट इजीएस्ट. इट सीम्स टफ बिकॉज़ वी आर नॉट अवेयर. जब आपको पता चलेगा तो आप देखेंगे यार इससे इजी कुछ है ही नहीं. ओके, द कार्बन कंपाउंड, organic compounds या are covalent compounds having low melting point and glucose वगैरह जो है इनके melting point हो. Organic compounds याद रखना कौन से होते हैं? Which are found in the living organism. Therefore, force of attraction between their molecules is not very strong. Therefore, they have low melting point and अब आप बोलेंगे अभी तो हम पढ़ रहे थे strong covalent bonds होते हैं, वो कार्बन के अंदर कार्बन के कार्बन से होते हैं, लेकिन जब हाइड्रोकार्बन बनते हैं ये तो इनके बॉन्ड्स क्या होते हैं? और हम मजे की बात है कि हम ना इस बार सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स के बारे में ही पढ़ेंगे, फालतू नहीं पढ़ना है. Most of the carbon compounds are bad conductor of electricity because they contain covalent bonds, thus does not contain ions. Time में graphite conducts electricity but it is not an hydrocarbon. Keep it in mind. It is only made up of carbon. ये कंफ्यूज मत होना उस पे. हाइड्रोकार्बन जो हाइड्रोजन और कार्बन के मिलके बने. ओके, व्हाई कार्बन कंपाउंड्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? ये जो मैंने अभी आपको स्टोरी बताई थी, लेट्स सी दिस. Initially, all the carbon compounds were extracted from natural materials obtained from living organisms. So it was thought that the organic compounds could only be formed within a living body, and hence a vital force which creates living things are necessary for it. और उसमें बोला गया भाई कोई ना भगवान आसमानी शक्ति है इनको बनाने के लिए, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है सिर्फ वही बना सकते हैं, हम इसको बाहर नहीं बना सकते, इसलिए इसको नाम क्या दिया गया? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. So carbon compounds were called organic compounds, right? Living body को organic बोला जाता था. And in 1928, Frederick Holler disapproved this theory. क्या किया उन्होंने? उन्होंने यूरिया is an organic compound which was thought to be made only inside the living body. लेकिन उन्होंने क्या किया? He prepared this in the lab. ये लो बना दिया. जाओ ऐश करो. Now it is not a organic compound. Holler prepared the organic compound urea in the laboratory
फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, उसने इनऑर्गेनिक यानी कि उसने कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं बनाया, उसने किससे बनाया? अमोनियम साइनेट से उसने यूरिया बनाया। सो इनऑर्गेनिक से उसने ऑर्गेनिक बना दिया। उसने कहा इसको बनाने में मुझे कोई वाइटल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ी है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है, मैंने लैब में बनाया है। सो वी कैन से दैट हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड। This led to the rejection of the vital force theory of the synthesis of organic compounds. Oxides of carbon, carbon dioxide and others, carbonates, hydrogen carbonates and carbides are also carbon compounds, but their properties are different. That why they are not considered as organic compounds. यानी कि सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन और हाइड्रोजन कार्बन के साथ अगर कोई और सब्सटेंस ऐड है तो उनको हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहेंगे। दिस इज कार्बोनेट CO3, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें हाइड्रोजन नहीं है तो उनको हम क्या कह रहे हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नहीं कंसीडर कर रहे बिकॉज़ देयर प्रॉपर्टीज आर नॉट सिमिलर विद द ऑर्गेनिक कंपाउंड। दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. यस मैम। Sir, last point समझ नहीं आया. देखो हमने ना ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखो कार्बन डाइऑक्साइड है या कार्बोनेट्स है, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स है, कार्बाइड्स है, ये भी कार्बन कंपाउंड्स है, लेकिन हमने इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्यों निकाला? पहली चीज से एक लॉजिक याद रखो कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर फॉर्म नहीं होते। सर मीथेन कौन सी फॉर्म होती है? मीथेन कौन सी फॉर्म होती है? लेकिन मीथेन ये जो है गैसेस है, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट से प्रोड्यूस होते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट किससे बना है? लिविंग ऑर्गेनिज्म से। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म से। तो ऑर्गेनिक ये सारी चीजें, कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ रहे हैं लेकिन नेचर में अपने आप ही बनती है, राइट? इलेक्ट्रिसिटी से बन जाती है, केमिकल रिएक्शन होता है। कार्बाइड्स, कार्बोनेट, ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं, केमिकल रिएक्शन से क्रिएट हो जाती है और इनकी प्रॉपर्टीज जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या है? बिल्कुल डिफरेंट है। इसलिए सारे कार्बन कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन्स नहीं कहते हैं, सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं कहते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स को यानी हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। समझ आई बात? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. ओके ठीक है, ये पार्ट अब हम इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। अभी हम इसको यहीं पे ब्लॉक करते हैं। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू गाइस। या री हमारे पास पता नहीं है किसी को, ठीक है, राइट? एनीथिंग एल्स? मिल जाएंगे कल। Okay guys, bye.